जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, दो मुद्दे आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसपे सबका ध्यान आकर्षित है। सब अपनी अपनी तरह से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा राहुल गांधी के मामले में, वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें बहुत सारे डिस्कशन हो रहा है। और दूसरा मुद्दा है तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड का। देखिए, हर आदमी अपने अपने हिसाब से विवेचना करता है। तो इन दोनों मुद्दे में मैंने कहा कि आज की तारीख में मुझे आपसे बात करनी चाहिए और आपसे विचार विमर्श करना चाहिए और अपने विचार इसके बारे में जो है वो प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन उसके पहले, आज 5 अगस्त है और सुबह 11:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैं जानता हूं 5 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, राहुल गांधी की तरफ से भी, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी, और मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से भी। मतलब एक महत्वपूर्ण दिन है और शाम तक हो सकता है कि चर्चा का पूरा जो डायरेक्शन है वो बदल जाए। लेकिन क्योंकि मैं सुबह 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज का जो मुद्दा है अभी तक है, मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि शाम को हो सकता है पूरा नजरिया बदल जाए और पूरे देश की चर्चा बदल जाए। क्योंकि देखिए, 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो मोदी जी अलग जाके राष्ट्रपति मुर्मू जी से मिले हैं महामहिम से, और अमित शाह भी अलग जाके मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और इसको इंटरप्रेट करना बहुत आवश्यक है। अपनी अपनी तरह से सब लोग कर रहे हैं, पता तो नहीं उन्होंने बात क्या की, उनका मकसद क्या था। लेकिन अब ये होता है ना, हर आहट पे लगता है कि वो आए गए। और एक पिक्चर का गाना था, तो मोदी जी के पिछले 11 साल के शासन में जब भी रात को 8 बजते हैं तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कभी तो नोटबंदी हो जाती है, कभी वे लॉकडाउन हो जाता है, और बिना ऐसा लगता है बाद में यार क्या निर्णय लिया है इन्होंने। नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और लॉकडाउन करके लोगों के जीवन को दूभर कर दिया। अगर ये बता देते कि 3 दिन के अंदर दिल्ली लोग छोड़ दें, बड़े बड़े शहरों को छोड़ दें, अपने गांवों में चले जाएं, तो शायद इतनी बड़ी विभीषिका हमको न देखनी पड़ती। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्होंने अचानक लॉकडाउन कर दिया, लोग अपनी झुग्गियों में फंस गए, पैदल चले, पुलिस की लाठियां भी खाई, भूखे प्यासे भी गए, लेकिन सब कुछ झेला। और मोदी जी क्या कर दें, हो सकता है 5 अगस्त को शाम तक कोई ऐसी घटना घट जाए, क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि एनडीए और मोदी और शाह जी, गुजरात लॉबी, राहुल गांधी को नैरेटिव चेंज करने के लिए और फोकस में आने का अवसर दें। तो हो सकता है उससे बड़ा विस्फोट वो कर दें। जैसे आपके पैर में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई आपके सिर पे एक पत्थर मार दे, तो आप कहेंगे यार पैर का दर्द छोड़ो, पहले सिर के दर्द को देखते हैं। तो हो सकता है पूरा नैरेटिव और डिस्कशन पॉइंट चेंज हो जाए। तो एक तो ये मुद्दा है कि राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की वो, और एक तेजस्वी यादव की 2 आईडी। इसके पहले एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसपे शायद देश के लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया है। वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है भारतवर्ष को, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था और जिसकी महत्ता और जिसकी गंभीरता अभी तक ज्यादातर लोग नहीं समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि भारतवर्ष ने जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तब से उसने आतताई आक्रमणकारी रूस से तेल खरीदकर उग्रवाद को और हिंसा को बढ़ावा दिया और रूस की मदद की है। देखिए, अब यह बड़ा पर्दा खुल रहा है, रहस्योद्घाटन हो रहा है। इसका मतलब अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहा है, भारत का अपमान क्यों कर रहा है, हमारे लोगों को बेड़ियां डाल के क्यों भेज रहा है, मोदी से मिल क्यों नहीं रहा है, उन्हें स्टेट गैस क्यों नहीं बना रहा है। अब समझ में आ रहा है उसे ये लग रहा, और इसको पाकिस्तान को वो वाइस चेयरमैन क्यों बना रहा है यूएनएससी की टेररिज्म कमेटी का, और तालिबान सपोर्ट समिति का अध्यक्ष क्यों बना रहा है। अब समझ में आ रहा है कि वो ये मान रहा है कि भारतवर्ष ने रूस के साथ जो तेल समझौता किया उससे
भारतवर्ष ने आतंकवाद को बढ़ाया। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, इसीलिए वो हमें भी पूरी तरह से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब ये बहुत गंभीर विषय है। इसका मतलब ये है कि भाई ये बात तो बिल्कुल देखिए सही है। आज के तारीख में अगर आप देखें तो इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध में आक्रमणकारी जो है वो इजराइल है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए भारत की हमेशा से नीति रही कि आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो और इजराइल के साथ ना खड़े हो। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है, इसके बावजूद कि रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है, इस बार जो एग्रेसर है वो रूस है यूक्रेन पे। और यह भी बात बिल्कुल सही है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर हम उससे तेल खरीद रहे हैं, उसको आर्थिक मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली रूस को एग्रेशन के लिए और यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए और नाटो को और अमेरिका को चैलेंज करने के लिए समर्थन कर रहे हैं। ये एक दृष्टिकोण है और मुझे लगता है कि रूस भी अग्रेसर है और इजराइल भी अग्रेसर है। तो इजराइल के साथ भी भारत का खड़ा होना गलत है और इधर रूस के साथ भी खड़ा होना गलत था और ये उचित नहीं था। तेल का खरीदना वैसे आप खरीदते हमारे आर्थिक हितों के लिए अच्छा होता, लेकिन जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस समय रूस से तेल खरीदना, इसका माने उसकी मदद तो करना है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। अब आते हैं अपने ओरिजिनल मुद्दे पे। पहला ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, जब राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस गया है और कई हजार किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया है और इसमें मानहानि का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब इसको सुन रहे थे, तो पहला तो उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को रिलीफ दे दिया और स्टे ग्रांट कर दिया। इसका मतलब उन्होंने राहुल गांधी के इस मसले को गंभीर नहीं समझा। उन्होंने कहा ये ठीक है नहीं ग्रांटेड स्टे। इसका माने फर्स्ट इंडिकेशन इज पॉजिटिव। सेकेंड, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, भाई देखिए ऑब्जर्वेशन जज साहब बहुत करते रहते हैं, बहुत सारे जज करते हैं, लेकिन निर्णय क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है और निर्णय में उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया। इसका माने राहुल गांधी को उन्होंने एक प्रकार से बरी कर दिया। लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की, राहुल गांधी बीइंग ए इंडियन ही शुड नॉट हैव स्पोकन अगेंस्ट द आर्मी एंड द स्टेट, वो टिप्पणी को जरा गंभीरता से समझिए। देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी का और इंडिया गठबंधन का ये बार बार कहना है कि रूस ने, ये चीन ने हमारे देश के अंदर अतिक्रमण किया और हमारे देश के अंदर घुस आया है, चाहे वो गलवान घाटी का युद्ध हो, चाहे वो अरुणाचल का मामला हो, चाहे वो लद्दाख का मामला हो। ये इंडिया गठबंधन का कहना। और ये भी आपको पता है कि मोदी जी ने संसद के अंदर कहा था ना कोई घुसा है और ना किसी ने चौकियां बनाई। इसका माने एक पूरा एक जो एग्रेशन था इंडिया गठबंधन की तरफ से और मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, मामला शांत हो गया था। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे विश्लेषक हैं जो जज साहब की निंदा कर रहे हैं, जज साहब की टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो जज साहब ने किया वो बहुत सही किया और इससे इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा हुआ और जो ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ और उनका आईटी सेल इसको सेलिब्रेट कर रहा है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं। देखिए ये मुद्दा अभी तक लोग ये मान रहे थे कि भाई राहुल गांधी ने कह दिया, अपोजिशन ने कह दिया, लेकिन मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई चौकी बनाई है, इसका माने ये ऐसा ही है मसला। ये दूसरी बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने युद्ध विराम कराया तो मोदी जी नहीं बोले, कि इस मसले पे बोले थे और लोगों ने मान लिया था कि मोदी जी सही बोल रहे होंगे और राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन अब जो ये कह दिया है जज साहब ने, तो इसका माने ये मुद्दा जो बिल्कुल शांत था अब वो ये चर्चा में आ गया और आज की तारीख में इस पर चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि राजनीति के अंदर चर्चा, पर्चा और खर्चा ये राजनीति में रहने के लिए बहुत आवश्यक। तो चर्चा शुरू हो गई, जो चर्चा शांत थी वो शुरू हो गई। ये भी अब रेफरेंस देने लगे कि जनरल नरवणे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चीन हमारी सेनाओं के अंदर घुस गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमारे अब जनरल साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि साहब हमें 2020 का जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर वापस जाना चाहिए और चीन को पीछे जाना चाहिए। यह भी बात बिल्कुल सही है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के दिल्ली तक यात्रा की थी और कहा था कि चीन अंदर घुस आया है।
ये भी बात सही है कि अरुणाचल के बीजेपी के एमपी ने यह कहा था कि चीन अंदर घुस आया है, उसने कॉलोनीज बना ली हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो सैटेलाइट पिक्चर अमेरिका दिखा रहा है उसके हिसाब से चीन ने हमारे देश के अंदर अतिक्रमण किया है। लेकिन जो मामला बिल्कुल चर्चा से बाहर हो गया तो चर्चा में जज साहब ले आए। इसका मैंने जज साहब ने एक प्रकार के देश को कृतार्थ किया है और जो इश्यू बिल्कुल डेड हो गया था उसको लाइव कर दिया है। तो मानहानि पे तो उन्होंने स्टे दे दिया और जो एक मृत प्राय चर्चा का विषय था वो आज फोकस पे आ गया। तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया। अब आने वाले डिस्कशन होगा, अमेरिका भी इसमें बोलेगा, चीन भी इसमें बोलेगा, वो भी सैटेलाइट पिक्चर दिखाएगा और सैटेलाइट पिक्चर तो झूठ बोल नहीं सकती कि पहले क्या था और अब क्या है। तो इससे मानी बात है कि राहुल गांधी के बल मिलेगा और ये विषय देश के कोने कोने तक जाएगा। तो वो मुद्दा जो बिल्कुल शांत हो गया था, खत्म हो गया था, वो चर्चा में ले आए हैं कौन साहब? जज साहब। तो जज साहब ने एक तरह से मोदी जी को एक झटका दिया है और स्टे ग्रांट कर दिया अवमानना में, वो भी एक झटका दिया है। तो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि वी शुड नॉट क्रिटिसाइज जज साहब ऑन दिस एंड व्हाट ही हैज डन, इट्स ए गुड बिकॉज नाउ द डिबेट्स विल हैपन एंड व्हेन द डिबेट हैपेंस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा तो ये नहीं कहा जा सकेगा कि साहब ये यहां चर्चा मत कीजिए, क्योंकि जब जस्टिस साहब ने खुद कह दिया सोशल मीडिया में मत डिस्कस कीजिए, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए, तो ओम बिरला साहब और हरिवंश जी इस चर्चा को टाल नहीं पाएंगे बिकॉज ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी टेकन सीरियसली एंड द मैटर हैज टू बी थ्रेडवेयर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। और ये बात आर्मी के जनरल्स कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आप समझिए भाई, जब 1962 और की बात की जाती है तो कहते हैं कि नेहरू जी ने अपने देश की बहुत बड़ी एरिया चीन को दे दिया था और जो ये एरिया में चीन अंदर घुसा है ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मसला है, डिस्प्यूटेड लैंड है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज किया जाए भाई, एक था जब 1962 के पहले चीन कहीं तक था और भारत कहीं तक था और चीन अंदर घुसा, मान लीजिए 10 किलोमीटर अंदर घुसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मानी बात है कि वो एरिया ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो एक डिस्प्यूटेड लैंड तो था, क्योंकि अगर वो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं था तो उसके आगे का 5 किलोमीटर जो मोदी जी के जमाने में कब्जा किया गया वो डिस्प्यूटेड लैंड कैसे हो सकता है भाई? जो 1962 में उन्होंने एग्रेसर की तरह हमारे एरिया में कब्जा किया, अगर वो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं था और चीन ने एग्रेशन करके उसको छीना था तो उसके आगे के एरिया को इस जस्टिफिकेशन में कैसे हटाया जा सकता है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, वो एग्रेशन था और वो कब्जा किया गया था? तो ये लॉजिक चलेगी नहीं। अब जैसे चर्चा होगी और मीडिया में चर्चा होगी, यूट्यूब में चर्चा होगी, तो लोगों को पता चलेगा कि अगर वो भी डिस्प्यूटेड लैंड उन्होंने कब्जा किया था और अभी भी डिस्प्यूटेड लैंड में कब्जा किया है तो दोनों मामले एक है। या तो 1962 में नेहरू जी की भी गलती नहीं थी, अब मोदी जी की भी गलती नहीं है, और अगर उस समय गलती थी तो इस समय भी गलती है। ये नहीं कहा जा सकता कि नेहरू जी की गलती है लेकिन मोदी जी की गलती नहीं। तो मेरे ख्याल से वी शुड बी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट जज साहब हु हैज ब्रॉट दिस इशू इन पब्लिक डिस्कशन एंड डेलिबरेशन। नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी यादव ने एक अपना नंबर बताया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि मेरा जब डाला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड और मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, यहां तक जो तेजस्वी यादव ने कहा मानी बात है कि वो जो उनके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर था वो था। अच्छा, फिर तुरंत चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर अटैक होना शुरू हुआ। उन्होंने एक और दिखाया कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इनका तेजस्वी यादव का दूसरा वोटर आईडी कार्ड है और ये क्रिमिनल केस है, एफआईआर लिखाएंगे फलाना। लेकिन अब सूचना मिली कि एफआईआर कैंसिल हो गई है, क्योंकि जो पता तेजस्वी यादव के कार्ड में है वो भारी बात है, तेजस्वी यादव वहां रहते हैं और वो कार्ड को यूज कर रहे हैं और ही हैज बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट मेनी इयर्स। और जो बाद में इंक्लूजन हुआ है जिसको कह रहे हैं कि आपने 2 कार्ड बनवा लिए, वो बीएलओ की न्यूज 24 के एक कॉरेस्पॉन्डेंट से जब फोन पे बात हो रही है तो बीएलओ पहले तो कहता है कि मैं इस चीज पे बात नहीं करना चाहूंगा, चुनाव आयोग से बात कीजिए, लेकिन फोन पे ये भी बता देता है जो सारी दुनिया सुनती है कि ये नंबर जो नया इश्यू हुआ है 1 अगस्त 2025 को हुआ है
इसका मतलब वो एक प्रकार से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा देता है, और ये केवल फंसाने के लिए हुआ था तेजस्वी यादव को, और इसमें ट्रैप हो गया चुनाव आयोग, बल्कि वो चाहते थे तेजस्वी यादव को ट्रैप करना और ट्रैप खुद हो गए। लेकिन वो एक डेलिबरेशन को और नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास था जो चेंज नहीं हो पाया। तो मैं इंटरप्रेट जो कर रहा हूं कि जस्टिस जो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका बड़ी कृपा है कि उनकी वजह से ये इश्यू अब ओपन हो गया है। अब नरवणे साहब की किताब भी रेफरेंस में आएगी, नरवणे साहब के स्टेटमेंट भी आएंगे, जनरल जोशी की बात भी आएगी, अमेरिका के सैटेलाइट्स भी आएंगे, और अब ये इशू भारतवर्ष के सामने ओपन हो जाएगा कि मोदी जी गुमराह कर रहे थे और चीन ने हमारे देश के अंदर इंकर्जन किया है, हमारे देश के अंदर घुसे हैं। और अगर नेहरू जी के जमाने में डिस्प्यूटेड लैंड पे उन्होंने कब्जा किया था, तो अभी भी डिस्प्यूटेड लैंड में किया है, और हमें ये रेस्टोर अपनी जगह करनी चाहिए जो मोदी जी के आने के समय 2014 में थी। उस समय जो स्टेटस था वही स्टेटस को आज के तारीख में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बारे में कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, और तेजस्वी यादव पे जो अटैक हुआ, ये तीनों मसलों पे इंडिया गठबंधन को एक बढ़त मिली है। 8-5 अगस्त को हो सकता है मोदी जी और अमित शाह जी जो द्रौपदी मुर्मू जी से महामहिम से मिले थे, इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए कोई ऐसा बम विस्फोट करें जिससे हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल जाए और लोग उधर चले जाएं। इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, लोगों को जेल में भी डाल सकते हैं, जम्मू को स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं और बाकी कश्मीर वैली को यूनियन टेरिटरी रख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जिससे वहां भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेजेड सरकार बन जाए जम्मू रीजन में, और कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल असहाय स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में रख दिया जाए। हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी 5 तारीख बीतने दीजिए, आनंद आएगा। इधर से भी अटैक होगा, इधर से भी अटैक होगा। 6 तारीख को और डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।